दोस्तों आज पेश है मामा भांजा और लोमड़ी का जादू। शुरू करते हैं। एक किसान के 5 बेटे थे। 4 की शादी हो चुकी थी, अभी एक कुंवारा था। वह लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। बाप ने एक दिन उससे कहा, बेटे पढ़े पढ़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्यों? अपने बेटे का जवाब सुनकर बाप को बहुत दुख हुआ। यह तो सचमुच बहुत बिगड़ गया है और हर वक्त बिना मतलब के पूछताछ करते रहती है। लड़का उठकर तेज कदमों से बाहर की ओर चल दिया। घर में 2 घड़ी भी चैन से बैठ नहीं सकता। चल बाहर चलूं, यह कैसे सुधरेगा? और वह दलान में रसोई करती बड़ी भाभी और चला गया। सब्जी की टोकरी से टकरा गया। उफ, यह सब्जी की टोकरी क्या रखने की जगह है? रसोई में बैठी भाभी हंसने लगी। ही देवर जी, आँख खोल के चलना सीखो, बकवास बंद करो। भाभी मुस्कुराती हुए पूछा, क्या खाना खाना है? तो नहीं तो क्या, तुम्हारी सूरत देखने आया हूँ। भाभी ने भाभी ने थाली सामने रखी और देवर ने रोटी को ज़मीन पर दे मारा। यह जली हुई अधकच्ची रोटी मैं खाऊंगा? भाभी ने मजाकिया स्वर में कहा, देवर जी इतने नखरे वाले हो तो 5 फूल की रानी से ब्याह कर लो। हाँ हाँ, वह भी करके दिखा सकता हूँ। भाभी ने उससे स्वर में कहा, देवर जी हम भी देखेंगे वह तुम्हें कैसे रोटी बनाकर खिलाती है। और पेट में चूहे कूदेंगे तो वापस आकर खाएगा। देवर झटके के साथ उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल दिया। युवक घर से निकल गया और आधी रात तक जंगल की तरफ चल दिया। वह जंगल में आगे बढ़ते हुए अपने आप से बोला, अब तो मैं पंचफूल की रानी से शादी करूँगा और उसी के हाथ की बनी रोटियां ही खाऊंगा। और जंगल में बनी झोपड़ी देखकर वह उस ओर चल पड़ा। इस झोपड़ी में कौन रहता है? झोपड़ी में एक बुढ़िया थी। उससे सारी उसने सारी बात बुढ़िया को बताई और पूछा, अम्मा यह पंचफूल की रानी कौन है? ही, वह एक राजकुमारी है। राजा ने जंगल में उसे महल बना कर दिया है, वह उसमें अकेली रहती है। क्यों? बुढ़िया ने बताया, दरअसल बेटा वह बहुत नाजुक है। उसे रोज फूलों से तोला जाता है। उसका वजन 5 फूलों से ज़्यादा नहीं होता। युवक बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन उसे जंगल में एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो नौजवान? क्या बताऊं मौसी, तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा। युवक ने सारी बात लोमड़ी को भी बता दी। सुनकर लोमड़ी बोली, ठीक है, कल मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया लोमड़ी मौसी। और युवक दूसरे दिन उसी जगह पर लोमड़ी की बाट जोने लगा। लोमड़ी मौसी यहाँ मिलने कहा था, अब तक नहीं आई। और कुछ देर बाद में लोमड़ी आती दिखाई दी। अरे, ये तो सचमुच वायदे की पक्की निकली। और वह नौजवान, यदि यह भी क्या याद रखेगा, किसी मौसी से मुलाकात हुई थी। और लोमड़ी मौसी ने उसे एक जोड़ी खड़ाऊ और एक टोपी युवक को दी। इस खड़ाऊ को पहनकर तुम कहीं भी जा सकते हो और इस टोपी को ओढ़ोगे तो तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। वाह, क्या सच मौसी? और मैं मौसी, मैं सभी कुछ देख सकूँगा या नहीं? क्यों नहीं, यही तो खूबी है इस टोपी में। लोमड़ी मुस्कुरा कर चल दी। जाओ, आओ मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, तुम्हें फूल रानी के महल तक छोड़ दूंगी। और अंधे को जैसे आंखें मिल गई, लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया। मौसी की दया जीवन भर
भुला नहीं सकूँगा। और लोमड़ी तेज से रफ्तार से जंगल में बढ़ने लगी। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की सेज पर बैठकर जा रहा हूँ। और कुछ ही देर में लोमड़ी निश्चित स्थान पर पहुंचकर रुक गई। उतरो, आ गया फूलों की रानी का महल। कहाँ? लोमड़ी ने एक दिशा में हाथ उठाया और वह देखो, वह नजर आया। आह, कितना सुंदर महल है। लोमड़ी ने एक और जाते हुए कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, धन्यवाद मौसी। और अच्छा होगा मैं टोपी पहन लूँ। युवक ने महल की ओर देखते हुए खड़ा हूँ और टोपी पहनी और मन ही मन बुदबुदाया। कुछ देर बाद युवक अदृश्य होकर पंचमुखी महल में पहुंच गया और टोपी उतार ली। वाह, कितना सुंदर महल है। और वह दबे पांव आगे बढ़ रहा था। महल के दूसरे स्थान पर पहुंचा। फूल कुमारी पलंग पर लेटी थी और मंत्र मुग्ध हो गया। आह, कितनी सुंदर है फूल कुमारी। और वह दबे पांव फूल कुमारी के सामने पहुंचा। वाह, जैसा सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक सुंदर हो, नाजुक हो। कौन हो तुम? युग ने बड़ी शिष्टता से कहा, फूल कुमारी, मैं किसान का बेटा हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। आज नहीं, फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी। और युवक ने फूल युवक ने 5 फूल की रानी से विदा ली और बाहर आकर सोचा, 5 फूल की राजकुमारी, मना क्यों कर दिया। और दूसरे दिन तराजू के पलड़े पर फूल कुंवारी को बिठाया गया। दूसरी ओर ढेर सारे फूल रखे गए, लेकिन वह पलड़ा फिर भी भारी रहा। आज यह क्या, राजकुमारी का वजन कैसे बढ़ गया। और माली भागकर राजा के पास पहुंचा और उसने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर राजा भारी आश्चर्य हुआ। आई, यह कैसे हो गया? खैर, तुम जाओ, जो आज्ञा हुक्मदाता। माली के जाने के बाद महाराज ने वजीर को बुलाया और उससे पूछा, बताइए ऐसा कैसे हुआ। हजूर, महल में अवश्य कोई आदमी गया होगा। महाराज का हुक्म, आप पहरा सख्त करवा दीजिए। जो हुक्म। और वजीर ने अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया, पंचफूल रानी का महल चारों ओर से खाई में पानी भर दिया जाए और उसमें पक्का रंग और इत्र डाल दिया जाए। हजूर, आपका हुक्म की तालीम की जाएगी। और दूसरे दिन वजीर ने को खबर दी, हुक्म, आपके हुक्म की तालीम कर दी गई है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। एकांत होते ही वजीर ने सोचा, अब जो आदमी फूल कुमारी के महल में जाएगा उसके कपड़ों पर रंग और इत्र लग जाएगा। और दूसरे दिन वह युवक फूल कुमारी के महल के पास पहुंचा और न खाई की परवाह किए बगैर महल में दाखिल हो गया। अरे, मेरे कपड़ों पर तो रंग लग गया, इत्र की तेज खुशबू भी आ रही है। और बिना किसी वह पंच फूल राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। देखो, आज पंच फूल की राजकुमारी क्या कहती है। युवक आगे बढ़ा और फूल रानी, आज तुम मेरे साथ चलोगी। चलो, आज महल से बाहर निकलती हूँ। और युवक फूल कुमारी के साथ महल से निकलकर जंगल में आ गया। वाह, महल से बाहर कितना अच्छा लग रहा है। कैद किसे अच्छी लगती है राजकुमारी। और महल के चौकीदार को पता चला कि फूल की राजकुमारी गायब हो गई है। वह दंग रह गए। फूल राजकुमारी कैसे गायब होगी? अब क्या होगा? महाराज जाने क्या सजा दे। और एक चौकीदार अपनी मजबूरी जाहिर की, कुछ भी हो महाराज को खबर करनी पड़ेगी। और एक चौकीदार ने महाराज को अफसोस के साथ खबर दी, महाराज, रानी महल से गायब हो गई है। क्या? यह कैसे हुआ?
चौकीदार ने सफाई देते हुए प्रार्थना की, महाराज हम ईमानदारी से चौकीदारी कर रहे थे, फिर भी वह कैसे गायब हो गई यह समझ में नहीं आ रहा। और महाराज ने वजीर को बुलाया और उसे सारी बात बताकर हुक्म दिया, पंचफूल की रानी की तलाश की जाए। चिंता न करिए महाराज, हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। और राजा के सिपाही जंगल में पहुंचकर दूर दूर तक खोजने लगे। आश्चर्य है, जंगल का कोना कोना छान मारा, राजकुमारी का कहीं कहीं पता नहीं। कमाल है। और पंच फूल की राजकुमारी युग की खड़ाऊ पहनकर पुनः अपने महल में पहुंच गई। वह महल 6 बार कितना अच्छा लग रहा था। और उस दिन उधर युवक अपने कपड़ों को एक धोबी के लड़के को धोने के लिए दिए और कपड़े से आती इत्र गंध को सूंघकर धोबी के लड़के ने सोचा, वाह, इत्र कितनी प्यारी सुगंध आ रही है, मैं इस पोशाक को पहनकर शादी करने जाऊंगा। और लड़के के बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटे अब अपनी पोशाक में भी अच्छी तरह लोहा कर ले, शाम को तेरी शादी है। बापू मैं आज यह पोशाक पहनूंगा। बापू की नाक के पास से गुजरते हुए बोला, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए तो कह रहा हूँ बापू। और धोबी का लड़का पोशाक पहनकर शादी करने बारात के साथ निकला। वाह, कपड़ों की खुशबू के सारे बाराती महक उठे और बाराती आसपास चलते हुए बातें कर रहे थे, कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, यह तो दूल्हे के कपड़ों से आ रही है। और राजा का एक सिपाही सड़क के किनारे खड़ा, उनकी नाक सुगंध पहुंची तो वह चौंका, सुगंध तो यह सुगंध कहाँ से आ रही है। और सिपाही ने एक बाराती को पकड़कर कहा, बताओ यह सुगंध कहाँ से आ रही है। हजूर माई बाप, यह दूल्हे के कपड़ों से आ रही है। दूल्हे फिर सिपाही ने दूल्हे की तरफ भागे, अभी देखता हूँ। ये भगवान, यह क्या, यह मेरी इज्जत का कूड़ा हो रहा है। और राजा के सिपाही ने घोड़े पर सवार दूल्हे को धर दबोचा, नीचे उतर जल्दी। सिपाही जी आप क्या कर रहे हैं। दूल्हे ने नीचे उतार कर सिपाही बोला, ओह तो ये सुगंध तेरे कपड़ों से आ रही है। किसी के कपड़े सुगंध आना कोई जुर्म थोड़ी है सिपाही जी। सिपाही की आंखें निकाल कर पूछा, बोल ये पोशाक तेरी है। नहीं सिपाही जी, ये मेरी नहीं है, यह तो एक बुढ़िया के पास यहाँ धुलने के लिए आई है। और धोबी के लड़के ने सिलसिलेवार सब कुछ बता दिया। तू सच सच कह रहा है ना। सिपाही जी कसम चंडी माँ की, मैं सच कह रहा हूँ। और कुछ देर बाद सिपाही का दल बुढ़िया की झोपड़ी के सामने पहुंचा। एक सिपाही जाकर पता कराए, अभी जाता हूँ मैं। और सिपाही वापस आकर, वह बुढ़िया के सिवा कोई नहीं है, बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी है। खैर चलो। किसान का बेटा सिपाहियों के जूते की आवाज़ सुनकर छुप गया और उसने झोपड़ी के पीछे से देख रहा था। इसका मतलब है सिपाही मुझे खोज रहे हैं। ऊपर वाले का धन्यवाद, सिपाहियों ने बुढ़िया को कुछ कहा सुना नहीं। और वह वापस बूढ़ी की झोपड़ी में बिस्तर पर सोती बुढ़िया को देखने लगा। युवक कई रोज तक जंगल में भटकता रहा और पंचफूल की राजकुमारी की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। लगता है पंचफूल की रानी मुझे भूल गई है। और एक दिन लोमड़ी मौसी फिर मिल गई और युवक ने अपनी व्यवस्था फिर से सुनाई। लोमड़ी ने सोच में पड़ गई, यह परेशान है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। उसने युवक को 2 पुड़िया और एक जादुई मंत्र दिया, लो इसे रखो, इसका समय आने पर इस्तेमाल करना। अच्छा मौसी। और उसके बाद लोमड़ी ने उसके कान में कुछ समझाया
और सुनकर खुशी से चमक गई आंखें चमक उठी मुआ मौसी। और युवक किसी तरह महल की मालकिन से मिला। उसने अपना नाम विनय और उसका पत्र राजकुमारी को पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तुम पर दया आती है इसलिए तेरी मदद करती हूँ। आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। और मालकिन के ने वापस आकर एक जवाब दिया, फूल कुमारी तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देती, क्या करूं? युग के पास जादुई टोपी है। अब मैं उसके टोपी अब भी थी। उसने उसे पहना और महल में पहुंचा। आज तो मैं उनसे मिलकर ही रहूँगा। और वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा। यदि पकड़ा गया तो सिपाही मुझे जान से मार देंगे। युवक फूल राजकुमारी के कक्ष में चारों तरफ पहुंचा। खिड़की पर मुंह किए बैठी थी। यही मौका है मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ। और युग ने दबे पांव राजकुमारी के पास जाकर लोमड़ी की पुड़िया उसके सिर पर डाल दी और मंत्र पढ़ने लगा, चो पीची चू चू सू नाला पा। और दूसरे क्षण पंचफूल की राजकुमारी बंदरिया बन गई। अच्छा पंचफूल की रानी, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। युग सावधानीपूर्वक राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकला। यहाँ से सावधानी से गायब हुआ जाए। और मालिन किसी काम से राजकुमारी के कक्ष में पहुंची। बिस्तर पर बंदरिया देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, पंचफूल की रानी बंदरिया बन गई। वह उल्टे पांव बाहर भागी और मालिक से बोली, गजब हो गया, पंचफूल की रानी बंदरिया बन गई, क्या बक रही है? और मालिन राजा की खबर की, महाराज गजब हो, कैसे? हमारी समझ में नहीं आता, बड़े दुख की बात है महाराज। महाराज ने एकांत होते ही गंभीर विचार किया। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और महाराज ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। जो आदमी बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना देगा उसी के साथ शादी कर दी जाएगी। घोषणा युग ने सुनी, मन ही मन खुशी उठा। अब तो पंचफूल की राजकुमारी मुझे मिल कर ही रहेगी। और वह युवक राजा के पास पहुंचा। राजा की जय हो, मैं बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना सकता हूँ। क्या सच युवक, तुम ऐसा कर सकते हो? और महाराज एक युवक को लेकर पंचफूल रानी के महल में पहुंचे। पलंग पर बंदरिया गुमसुम बैठी थी। अभी लीजिए महाराज। और युवक ने जल्दी ही अपना करिश्मा दिखाया और अपनी बेटी को असली रूप में देखने के लिए तड़प रहा हूँ। और युवक ने बंदरिया के सिर पर लोमड़ी की दी हुई दूसरी पुड़िया डाली और मंत्र पढ़ा। और मंत्र पढ़ते ही बंदरिया फूल से पंचफूल की रानी बन गई। अरे बेटी, मेरी बेटिया, पिताजी, अब पंचफूल की रानी मेरी है। और खुश होकर राजा ने युवक के कंधों पर हाथ रखे और गर्व से बोला, युवक, हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करते हैं और राजा देते हैं। धन्यवाद महाराज। और उसी दिन शाही ठाट बाट के साथ युवक की शादी पंचफूल की रानी से हुई। अब बताऊंगा भाभियों को, मेरा पति साहसी और होनहार है। और शादी के बाद युवक ने कहा, महाराज, पंचफूल की रानी को मैं एक दिन अपने घर ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरी भाभियों का अहंकार टूट सके। ज़रूर ले जाओ बेटे। और युवक ने यही बात पंचफूल की रानी से पूछी। अब तो तुम जहाँ चाहो ले जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। धन्यवाद फूल रानी। और दूसरे दिन महाराज ने अपनी बेटी और दामाद को और ढेर सारी फौज भेजी। हाथी पर सवार होकर पंचफूल की रानी युवक के नगर में निकले और तभी शंकित नज़रों से देखने लगे। तुम्हारा घर कहाँ है? कुछ और आगे।
हाथी पर सवार युवक और पंचफूल की रानी का काफिला एक मकान के आगे आकर रुका। युवक की भाभियां भागकर मकान से बाहर निकली। हाय, यह फौज हमारे घर के आगे क्यों क्यों आ खड़ी हुई? अरे, यह तो अपने देवर जी हैं। और कौन साथ में कौन है? कोई राजकुमारी लगती है। और युवक पंचफूल की रानी के साथ अपनी भाभियों के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। लो, मैं पंचफूल की रानी को ब्याह कर ले आया हूँ, जिसकी तुम सब नौकरी नौकरियां बन नौकरानियां बनने के काबिल भी नहीं हो। और अपनी भाभी के सिर झुकाकर सभी ने भाभियों के सिर झुकाकर आगे बोला, मैं पंचफूल की रानी के हाथ की बनी रोटियां खाऊंगा। और पंचफूल की रानी इतना तो समझ गई थी कि उसका पति सम्मान उसकी भाभियों ने अवश्य चोट पहुंचाई है। वह रसोई में जाकर बैठ गई और रोटियां बनाने लगी। गुस्सा छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम ठीक कहती हो। अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अतः बच्चों, इस युवक को अपनी सूझबूझ और सास और लगन से पंचफूल की रानी को संगनी बनाया और एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तभी गुस्सा न करने का प्रण किया और बाद में दोनों सुख से जीवन यापन करने लगे। सुनो कहानी पुरानी किताब। रविंद्र फुटपाथ पर एक पुरानी किताबें खरीद कर थोड़े मुनाफे पर बेचता अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक बार, रविंद्र, मेरी एक यह पुरानी किताब, इसे तुम खरीद लो। नहीं राजेश, मैं यह किताब नहीं ले सकता। यह कार्स के बाहर हो चुकी है, यह बिकेगी नहीं। रविंद्र से बदला लेकर रहूँगा। तू मुझे मेरी किताब नहीं खरीदी। और अंत में उसने एक योजना बना ली, अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया। हाँ, तो समझ गए ना मेरी योजना। और अगले दिन राजेश एक मित्र रविंद्र के पास आया। आपके पास डॉक्टर विश्वास वाली विज्ञान की पुस्तक है? रविंद्र ने वह किताब नहीं होने का बहुत अफसोस हुआ। नहीं, वह पुस्तक नहीं है। राजेश का मित्र वह बगैर लौट गया। तभी दूसरा मित्र आया। डॉक्टर विश्वास वाली विज्ञान की वाली किताब तो हो दीजिए, अफसोस की बात है, नहीं है। इस तरह वह भी लौट गया। और तीसरा मित्र आया। क्या डॉक्टर विश्वास की? ओह, मैंने कल राजेश से वह पुस्तक नहीं खरीदी। यह बहुत बड़ी चूक की। काश यदि वह मुझे पुस्तक अभी भी होती तो कुछ आमदनी हो जाती। राजेश की योजना सफल हो चुकी थी। शाम के वक्त जब वह बड़े शांत से टहलता हुआ रविंद्र के आगे से गुजरा, राजेश राजेश, मगर राजेश ने अनसुनी करते चला गया। थोड़ी और पुकारने पर राजेश अनजाने ढंग से रविंद्र के सामने आकर खड़ा हो गया। राजेश, मैं तुम्हारी किताब खरीदने नहीं खरीदी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। वह किताब मुझे ही देना। दरअसल मुझे लगा कि वह किताब नहीं बिकेगी, लेकिन आज सुबह से 3 लड़के उस किताब को खोज में मेरी दुकान पर लौट चुके हैं। राजेश को अब क्या चाहिए था? भाग कर घर गया और वह किताब रविंद्र को बेच दी। यह लो 15 रुपये की किताब के। और 15 रुपये लेकर राजेश अपने मित्र के साथ खूब ऐश की और खूब चाट पकौड़ी खाई। और उस रात राजेश बड़ी गहरी नींद सोया। सुबह उसकी नींद दरवाजे पर पड़ रही दस्तक से खुली। जब दरवाज़ा खोला, अरे रविंद्र, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारे हाथ में 100 का नोट? राजेश, तुमने जो कल मुझे पुस्तक बेची थी, वह उसमें से 100 का नोट मिला है। सोचा तुम्हारा ही होगा, जल्दी से लौटा दूं तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ओह रविंद्र, तुम कितने कितने महान ईमानदार दोस्त हो। जिसने साथ तुम्हें छल किया और मेरे रुपये लौटाने आ गए। उफ। और उसने लपक कर रविंद्र को गले लगा लिया और रोने लगा। मित्र, मैंने वह किताब तुम्हें धोखे से बेची है। उसकी मांग करने वाले मेरे मित्र थे।
दरअसल वह किताब मांग में नहीं है और मैं धोखा दिया था। तुम्हें ईमानदारी की ज्योति दिखाई है, मेरी आंखें खोल दी। ये रुपये ले जाओ और मेरी किताब मुझे दे जाओ। सुनो कहानी। विजयगढ़ में उस समय बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा विजय चंद्र का शासन था। प्रजा का दुख सुख वह हमेशा ख्याल रखते थे और प्रजा भी उसका आदर करती थी। राजा एक बार दरबार में अमृत नामक एक चतुर दरबारी था। विजय चंद उसकी तीव्र बुद्धि के कारण उसकी काफ़ी सम्मान करते थे। उसी राज्य में राम दयाल नाम का एक नाई रहता था। वह शाही परिवार के लिए काम अच्छे ढंग से करने के कारण राजा की निगाहों में आ गया था। एक दिन राजा राजकुमार की जान बचाने की जोखिम डालकर जान बचा ली थी। तब वह राजा विजयचंद का कृपा पात्र बन गया था। यदा कदा राम दयाल को राज्य की समस्याओं सुलझाने के लिए दरबार में भी बुला लिया करते थे। मगर रामदयाल अमृत से काफ़ी ईर्ष्या करता था और हरदम उससे बदले लेने की सोचता था। रामदयाल हमेशा राजा विजयचंद्र ने अमृत की शिकायतें बढ़ा चढ़ा कर पेश करता और राजा उसे दरबार से निकाल दे। और इसी तरह एक बार दरबार में, महाराज, आपने अमृत को व्यवस्थित इतना मुंह लगा रखा है कि आपके पीछे आपकी बुराई करता है, मुझसे सुनी नहीं जाती। मगर वह हर बात का जवाब अच्छे से देता है। वह खाक अच्छा है जवाब देता है। महाराज, आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं देता तो यह राज्य छोड़कर जाना चाहिए। ठीक है रामदयाल, मंजूर है। तुम्हारी शर्त है। मंजूर है हमें तुम्हारी शर्त। अगले दिन दरबार लगा और दोनों की तुलना में दरबार कुछ ज़्यादा ही भारी था और दरबार का वातावरण एकदम शांत और गंभीर तनावपूर्ण था। सभी दरबारी इसी सोच में डूबे थे कि आज क्या होगा। दरबार में अमृत और दयानंद के महाराज विश्वचंद, सभी मंत्रियों और दरबारियों और सभी वरिष्ठ सदस्यों उपस्थित थे। महाराज की जय हो। हजूर, अमृत को मेरी शर्त पूर्ण तरह स्वीकार है या नहीं? विजयचंद भी क्रोध आ गया। घमंडी, अमृत की शर्त मंजूर है, मगर कहीं उल्टा हो गया और परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा तो जल्दी ही अपने प्रश्न बोलो। मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? और दूसरा, तारों की संख्या क्या है? और तीसरा और अंतिम प्रश्न, संसार में स्त्री और पुरुष की संख्या कितनी है? तीनों प्रश्नों का सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अमृत इतना कहकर रामदयाल अपनी जगह पर बैठ गया। अमृत, तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दो। अमृत ने दो चार पांव इधर उधर रखकर एक स्थान पर रुक गया और उसने उस स्थान को खूंटी गाड़ दी। महाराज, पृथ्वी का केंद्र इसी जगह पर है। यदि रामदयाल को यकीन ना होता तो नाप कर देख ले। और पहले प्रश्न का जवाब इतनी आसानी से दे दिया जाने पर रामदयाल खिसखिसा कर रह गया। दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए अमृत ने दरबार में एक भेड़ मंगाई। जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है उतने आकाश में तारे हैं। और जब तीसरे प्रश्न का जवाब, हजूर, स्त्री व पुरुष का हिसाब इन नाइयों ने बिगाड़ रखा है। यदि आप इन सब को मरवा डालें तो ठीक हिसाब लगाया जा सकता है। और तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर सभी दरबारियों ने
हर्ष ध्वनि से अमृत का स्वागत किया और फिर शर्त के मुताबिक रामदयाल को देश से निकाला दे दिया गया। छोटी सी बात है। अभिषेक 12 वर्ष का तेज बुद्धि वाला होनहार और पढ़ाकू लड़का था। कुछ दिनों पूर्व उसकी मम्मी की सलाह से अपने जेब खर्चे के पैसे बचत करके प्रारंभ कर दी थी और उसकी मामूली बचत एक बड़ी रकम बन गई थी। वह अपने इतने सारे पैसे गिनूं तो, और अभिषेक ने गिनने पर अभिषेक आश्चर्य रह गया। अरे मज़ा आ गया, ये सिक्के तो कुल मिलाकर 100 रुपये के लगभग है। देखो मम्मी, मैंने धीरे धीरे कितने सारे रुपये इकट्ठा कर लिए, पूरे 100 रुपये। अभिषेक, मैंने तुम्हें कहा था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तुम्हारी रोज़ की मामूली सी बचतें आज कितनी बड़ी रकम इकट्ठी हो गई है। अब तुम्हें बचत का महत्व मालूम हो गया है। अगर बेटे तू इन्हें किसी बैंक में जमा कर दो तो ये रुपये दुगने हो जाएंगे। अच्छा मम्मी, मैं इन्हें बैंक में जमा कर देता हूँ, यह काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक छोटी सी साइकिल खरीद लूँगा और खूब घुमा करूँगा। मम्मी ठीक कहती है, अगर मैं इन पैसों को बैंक में जमा कर दूँ तो ब्याज मिलने के कारण काफ़ी जमा हो जाएंगे। अभिषेक ने बैंक की ओर चल दिया और लेकिन अभी दिन के 12 बजे हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ है। जब मेरी बारी आएगी तो जाऊंगा, तब तक यहाँ बेंच पे बैठ जाता हूँ। और वह सुरक्षा गार्ड के बगल में रखी बेंच पे बैठ गया। अचानक 2 बदमाश बैंक लुटेरे तेजी से घुसे और एक नकाबपोश ने गार्ड को पीछे से इतनी जल्दी पिस्तौल उड़ा दी कि वह कुछ न कर पाया। दूसरा नकाबपोश, अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मेरी पिस्तौल की गोलियां से बच नहीं पाएगा। और कैशियर को बैंक की लाकर से निकाल कर जितने रुपये है तुम्हें बैंक में भरने हैं मेरे हवाले कर दो, वरना किसी इंजाम के लिए तुम जिम्मेवार होगे। कैशियर ने बैंक में रुपया भर कर नकाबपोश के हवाले कर दिए और भयभीत थे। किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोकने के लिए सामने आए। अभिषेक बेंच पे बैठा बैठा यह सब देख रहा था। कैसे इन लुटेरों को रोका जाए, कोई तरकीब, कोई अपनी जगह से नहीं ले। नकाबपोश दरवाजे के पास आए और बाहर की तरफ बढ़ने लगे। अभिषेक ने धीरे से अपने पंजे आगे सरकाए और नकाबपोश के सामने की ओर देखने नीचे नहीं देख पाया और अभिषेक ने पैर में उलझाकर अपना संतुलन खो बैठा और गार्ड के पीछे खड़े नकाबपोश से टकरा कर गिर गया और हाथ से पिस्तौल और रुपये का थैला छीट गया। गार्ड के लिए इतना मौका काफ़ी था। वो तुरंत अपनी राइफल दोनों के सीने पर डाल दी। चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना अपने हाथ सिर पर उठा लो। और बैंक में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु पुलिस स्टेशन में खबर कर दी थी। पुलिस ने आकर उन नकाबपोश और के हाथों से हथकड़ियाँ पहना दी। अब चलो जेल की सैर करो। और अभिषेक की बहादुरी प्रशंसा करने लिए बैंक मैनेजर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आज इस वीर बालक के कारण बैंक डकैती बच गई। इस बहादुर बालक को अपनी ओर से 1000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। और अभिषेक घर लौटा। बेटी, आज हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। आज तुम अपने साहसपूर्ण कार्य से पूरा हमारा नाम रोशन कर दिया। अगले दिन के देश के मुख्य समाचार पत्र में अभिषेक नामक बालक ने कारण बैंक डकैती नहीं होने से बची और देश के राष्ट्रपति द्वारा बहादुर पुरस्कार दिया जाएगा। समाप्त दोस्तों।